हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है और इसकी क्लासेस कंटिन्यू हैं। आपकी पेपर 1 की 8 क्लासेस करवा दी गई हैं। पेपर जो आपका सेकंड है उसकी भी 8 क्लासेस करवा दी गई हैं। दोनों की प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है। आप क्लास नंबर 1 से सभी क्लासेस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। जब तक आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द टॉपिक वाइज कंटेंट। ओके, सो आज हमारी जो क्लास नंबर रहेगी पेपर 1 की क्लास नंबर ये 9 रहेगी। ओके, एंड इससे पहले अगर आपने ये सब कंटेंट नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है, तो प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियोस को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो भी है क्लास नंबर पढ़ा हुआ है, हर एक वीडियो पे क्लास नंबर पढ़ा हुआ है, हमने बताया हुआ है, तो आप उसको सीरियल से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन क्या होता है। यूनिट हमारी सेकंड चल रही है। कौन सी यूनिट? ये सेकंड यूनिट चल रही है। आज हम इस सेकंड यूनिट को खत्म कर देंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास आपकी यूनिट थर्ड से रहेगी। देखिए, चलिए यूनिट यहां से आपका आज का कंटेंट है, हमारा टॉपिक है हमारा। हाँ, पिछले क्लास में हमने कक्ष प्रबंधन पढ़ा था, क्लासरूम मैनेजमेंट। यहां से हर साल एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। संप्रेषण इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। संप्रेषण होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन में आपको सीधे से शब्दों में एक वर्ड में बता दूं, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है। ओके, आप अपने घर परिवार में बातचीत कर रहे हैं, किसी बात पर कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? आपका और परिवार के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। आइए, अब यहां पे संप्रेषण क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, यहाँ पे छात्र और स्टूडेंट्स के बीच में किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आइए समझते हैं। देखिए, संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बात है। संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा गया। क्यों कहा गया है? देखिए, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा, तो छात्र अपनी बात टीचर के सामने कैसे रख पाएंगे? शिक्षक अपने विचार बच्चों के सामने कैसे रख पाएंगे? शिक्षक जो है जो भी टॉपिक्स हैं उसको कैसे डिस्कस कर पाएगा? ये सब चीजें हैं, इसीलिए संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। भाई, शिक्षा में सबसे बड़ी चीज तो यही है, कम्युनिकेशन, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच विचारों का आदान प्रदान, दोनों के बीच अंतःक्रिया, दोनों के बीच वार्तालाप, है ना, डिस्कशन, ये क्या है? संप्रेषण है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे शिक्षा आगे बढ़ पाएगी? इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहा गया, क्योंकि आधार संप्रेषण ही है शिक्षा का। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। भाई, संप्रेषण नहीं होगा तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे आपका जो टीचिंग प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा? संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिकेशन कहां से निकल करके आया? कम्युनिकेशन हमारा लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का अभिप्राय है कॉमन या फिर सामान्य। क्या होता है? कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन या फिर सामान्य। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध यानी सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। सामान्य तरीके से अपने विचारों को दूसरों के सामने रखता है, दूसरों के विचारों को सुनता है। ये क्या है? यही कम्युनिकेशन है। भाई, मान लीजिए जैसे शिक्षक होने के नाते आप अपने प्रिंसिपल से या स्टूडेंट्स से कुछ कहते हैं, या छात्र आपको कुछ बताते हैं, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं, या जो प्रिंसिपल है वो आपको बुला करके आपकी प्रशंसा कर रहा है, या आपको कुछ आदेश दे रहा है कि ये इतना काम, इतना सिलेबस इतने दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, संप्रेषण की प्रक्रिया
चल रही है। ओके, यहाँ तक कि जब दो बच्चे आपस में एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, वहां भी कम्युनिकेशन प्रक्रिया चल रही होती है, संप्रेषण वहां भी चल रहा होता है। ओके, तो ये क्या है, ये सभी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छे से आप समझ गए, अब दोबारा आपको पढ़ना नहीं होगा, बस धक्का-धक्का आप अपना एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप बच्चों तक क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, आप अपने विचार दूसरों के समक्ष रख रहे हैं। ओके, प्रबंधन एक प्रशासन, प्रबंधन का प्रशासन बिना सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान के संभव ही नहीं है। संप्रेषण प्रेषण करने की, विचार विनिमय करने की, प्रेषण, प्रेषण का मतलब है सेंड करने की, मतलब भेजने की। ओके, भेजने की, विचार विनिमय करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की और दूसरों की बातें सुनने की, विचारों, अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं तथा सूचनाओं और ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। जो संप्रेषण है ये प्रेषण करने की यानी कि भेजने की, आप कोई संदेश किसी को भेज रहे हैं, आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, किसी टॉपिक पर विचार विमर्श हो रहा है, ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। एंडरसन कहते हैं संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतना अथवा अचेतनता यानी कि जानते हुए या अनजाने में दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक यानी हाव भाव रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है, क्योंकि हाव भाव के माध्यम से भी तो संप्रेषण हो जाता है, बातचीत हो जाती है ना। जैसे तो इस तरीके से जो हमारे संकेत होते हैं वो भी संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुगीस एवं वीगल के अनुसार क्या कहा गया है, लुगीस एवं वीगल कहते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। एडगर डेले के अनुसार कहा गया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की एक प्रक्रिया है। ये सभी डेफिनेशंस हैं, आपको दो परिभाषाएं जरूर याद करनी है। ये हमने समझा कि संप्रेषण क्या होता है। अब बात करेंगे संप्रेषण की प्रकृति क्या है, संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड जो कंटेंट है हमारा वो पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। ये सारा कंटेंट आपको दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपको बाहर से किसी प्रकार की कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कंप्लीट कंटेंट आपको यहां से दिया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 9628182649। आइए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण की प्रकृति क्या है, संप्रेषण की विशेषताएं क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। पारस्परिक संबंध स्थापित होता है जब दो लोग बातचीत करते हैं, जब टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य अंतः प्रक्रिया होती है, अंतः क्रिया होती है, दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का विनिमय होता है, शिक्षक अपनी बात रखता है, छात्र अपनी बात रखता है, वहां पे संप्रेषण चल रहा होता है। तो ये परस्पर संबंध स्थापित कर देती है। इसमें विचार विमर्श और विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये द्विवाही प्रक्रिया है, यानी कि ये द्विवाही और बहुवाही कह सकते हैं, यानी कि ये दो लोगों के बीच में और दो से अधिक लोगों के बीच में संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। कोई आदमी अकेला अपने आप से बात थोड़ा ना कर लेगा, वो तो फिर प्राइवेट स्पीच हो जाती है, जिसको वाइगोत्स्की जिस पर फोर्स करते हैं, है ना। तो ये
वो प्राइवेट स्पीच तो बच्चों की होती है, ये चलो हम भी कभी कर लेते हैं, लेकिन दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ पे दो लोग होना इसके लिए जरूरी है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक कहता है दूसरा सुनता है, फिर दूसरा कहता है दूसरा सुनता है, ये प्रक्रिया चलती है। एक संदेश देने वाला, दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला, एक कुछ कह रहा है, दूसरा उसको ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है, यानी कि जहां भी जो भी बातचीत होती है, जो भी विचार विमर्श होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। यदि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके पीछे उद्देश्य होगा, किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के टीचर उसको समझा रहा होगा। टीचर का उद्देश्य होगा कि मैं इस टॉपिक को बच्चों को अच्छे से समझा पाऊं, इस सवाल को बच्चों को अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। हमारे घर में जो भी विचार विमर्श होता है, बातचीत होती है, सलाह मशवरा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष जैसे विचार, संवेदनाएं, भावनाएं, संवेग, ये सभी उसमें समावेशित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व माना गया है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उससे क्या होता है कि टीचिंग आपकी और ज्यादा प्रभावी हो जाती है, बेहतर हो जाती है ना। उसके लिए एक बुनियादी तत्व है, यानी कि ये एक आधार है। संप्रेषण को ये कहा गया, बुनियादी तत्व का मतलब ये बुनियाद है, ये उसकी नींव है, किसकी? आपके शिक्षण की। क्योंकि यदि आप जो भी बात कर रहे हैं आप क्लियर बोल रहे हैं, आप स्पष्ट, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ सुथरी है, तो बच्चों को समझ में आएगी, है ना। तो अच्छा कम्युनिकेशन उत्तम शिक्षण का उदाहरण है। उदाहरण नहीं, कहने का मतलब आधार है। संप्रेषण मानवीय और सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का काम करता है। संप्रेषण में विचारों या सूचनाओं को मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक रूप में प्रेषित किया जाता है और इसको ग्रहण भी किया जाता है। देखिए, मौखिक तो ओरल बातचीत हो गई, लिखित जो हम लोग व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बातचीत करते हैं या पत्रों का आदान प्रदान करके करते हैं। दूसरा सांकेतिक, जो इशारों में बात होती है। क्रिकेट जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है, अंपायर जो है कोई बात मुंह से नहीं बोलता, सारा इशारों में कह देता है ना। तो दैट इज सांकेतिक लैंग्वेज। ओके, ये इस तरीके से हमारा ये कम्युनिकेशन चलता है। तो इसकी विशेषताएं आप समझ गए, वेरी गुड। मतलब अगर आप क्लासेस सारी वीडियोस देख लेंगे, डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉपी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब ऐसे समझ जाओगे। अब बात आती है टीम बिल्डिंग की, दल समूह निर्माण। ठीक, आज हम इस पूरी यूनिट को खत्म करेंगे। दल समूह निर्माण जो है, टीम बिल्डिंग, इसमें क्या है आइए इसको समझते हैं। नेशनल स्कूल बोर्ड एसोसिएशन के मतानुसार, नेशनल स्कूल बोर्ड एसोसिएशन का मत है कि व्यक्तिगत नेतृत्व की तुलना में कुछ संगठन ग्रुप नेतृत्व को अधिक महत्व देते हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व की तुलना में कुछ संगठन ऐसे हैं कि ग्रुप नेतृत्व जो होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस कंडीशन में एक से अधिक व्यक्ति समूह को दिशा निर्देश देते हैं। कहते हैं कि अगर जैसे आपका कोई ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप के आप क्या हैं, अकेले मालिक हैं। ठीक है, यानी कि आप कोई भी संस्था है आपकी, आप उसके अकेले मालिक हैं, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, ऐसा जो है नेशनल स्कूल बोर्ड एसोसिएशन का मत है। उसके और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो ग्रुप नेतृत्व होता है, जिसमें 4-6 लोग मिलकर के जो लीडरशिप करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। इस स्थिति में एक से अधिक व्यक्ति समूह को दिशा निर्देश देते हैं। इस प्रकार संगठन, मान लीजिए आपका विद्यालय में टीम निर्माण के माध्यम से, जो टीम निर्मित की जाती है, जो ग्रुप बनाया जाता है, उसके माध्यम से नेता यानी कि आपके जो प्राचार्य जी हैं, अपने समस्त कार्यों की पूर्ति निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप कर सकता है। जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति हो सकती है यदि वे टीम बना करके काम करें। तो व्यक्तिगत की अपेक्षा टीम वर्क अधिक सुचारू रूप से और प्रगतिशील तरीके से सक्रिय रहकर कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब है व्यक्तिगत की अपेक्षा, यानी कि पर्सनली ना होकर के आप जो भी काम कराएं उसको टीम वर्क के माध्यम से कराएं। आप एक टीम बना दीजिए कि ये 4 लोगों की आपकी टीम है और आप 4 लोगों को हम ये काम सौंप रहे हैं, ये काम हमको 8 दिन में कंप्लीट चाहिए, है ना। तो जो टीम वर्क होगा वो टीम मिलकर के काम करेगी, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, निर्धारित समय पे आपका काम हो जाएगा, काम में आपको काम भी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, उसमें जो टीम होगी आपकी वो एक्टिव रह करके पूरे तरीके से काम को अच्छी तरीके से कर पाएगी। अतः प्रधानाचार्य
जो नेता है आपका वो टीम निर्माण करके यानी ग्रुप बना करके विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर सकता है और विद्यालय को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। जब आपका काम सही समय पर होगा, आप जो सिलेबस आपने दिया है टीचर्स को, वो सिलेबस आपका सही समय पर ख़त्म होगा, एग्ज़ाम आप सही समय पर ले पाएंगे, रिजल्ट आप सही समय पर दे पाएंगे, अगला जो सेशन होगा वो सही समय पर शुरू हो जाएगा, फिर बच्चों को पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिलेगा, फिर दोबारा एग्ज़ाम सही समय पर होगा। इससे बच्चे को पूरा समय मिलेगा, समय समय पर सारे काम होंगे, विद्यालय आपका क्या होगा, उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, आपका नाम होगा, आपकी संस्था का नाम होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो विद्यालय है वो आपकी प्रगति करेगा। इसलिए कार्य संपादन के लिए टीम निर्माण आवश्यक है। किसी भी काम को करने के लिए ग्रुप बनाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे हम लोग सीधी भाषा में बात करें जो आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है, जब 4 से 20 10 बहुत जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो आपस में ही ग्रुप बना लेते हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। दल समूह नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं, देखिए, एक मिनट। दल यानी समूह नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, समूह के सभी सदस्यों में एकता की भावना जागृत हो जाती है, सभी एक होकर के काम करते हैं, समूह के अंदर अंतः व्यक्तिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, यानी कि सभी एक दूसरे से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं, एक है ना। समूह के सदस्यों को दूसरों के साथ काम करने, सीखने का और सहभाग करने का अवसर मिलता है। मान लीजिए हम 4 लोग टीम में काम कर रहे हैं, है ना, तो चारों बराबर तो नहीं होंगे, कोई काम हमको अच्छा आता है, कोई दूसरे को अच्छा आता है, कोई काम जो है उसको बहुत अच्छे से आता है, तो जो इसको नहीं आता है वो इससे सीख लेगा, जो इसको नहीं आता है वो इससे सीख लेगा, है ना, जो इसको नहीं आता है वो इससे सीख लेगा। इससे क्या होगा, उनमें स्किल्स भी डेवलप होंगी, जो काम किसी को नहीं आता वो भी सीख लेगा। दूसरों के साथ काम करने, सीखने का और सहभाग करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। समूह के सदस्यों से सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ काम करने की योग्यता का भी विकास होता है कि एक साथ काम कैसे किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग टीम वर्क करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, है ना, और स्किल आती है कि आखिर टीम वर्क कैसे किया जाता है, लोग मिलकर के कैसे काम करते हैं, वो हम सीखते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आगे बात करते हैं, टीम के निर्माण में संप्रेषण का महत्व क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, इसमें कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। टीम के निर्माण में संप्रेषण का महत्व निम्नलिखित रूप से है। एक तो प्रभावी टीम का निर्माण हो जाता है, अफेक्टिव टीम बिल्डिंग। जब किसी टीम के सदस्य प्रभावी रूप से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने में सफल होते हैं तो उनमें आपसी विश्वास पैदा होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसके कारण एक प्रभावी टीम का निर्माण होता है। प्रभावी संप्रेषण तंत्र का महत्व कोविड-19 महामारी के समय और भी स्पष्ट हो गया, जब अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का घर से काम करने के निर्देश दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनके बीच कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, एक दूसरे को समझ पाए, है ना। और फिर क्या हुआ कि जैसा कि बताया गया है, प्रभावी संप्रेषण तंत्र का महत्व तो इसी में हमको देखने को मिला कि जो काम वो एक दूसरे के साथ रह करके सीख गए, अब उसी काम को वो घर से कर पा रहे हैं और इसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो इससे हमारी एक प्रभावी टीम बन गई, बहुत अच्छी टीम हमने बिल्ड कर ली, अच्छा संप्रेषण हो पाता है। नेतृत्व में यानी लीडरशिप में अच्छे संचार का होना पहला कदम है। अच्छे संचार के कौशल में मौखिक, गैर मौखिक, सूचना लिखना, घटक ये सभी शामिल होते हैं। अच्छा संप्रेषण एक प्रभावी संप्रेषण साबित होता है, जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव होता है। ये समझना आवश्यक है कि किस स्थिति में कौन सी संप्रेषण विधि शामिल की जाए जिससे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी हमें ये भी तो समझना होगा कि कहाँ पर कैसी कंडीशन है और उसी के हिसाब से हमें अपने कम्युनिकेशन मेथड का भी यूज़ करना है, जिससे हमें लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके। अब बात करेंगे समस्या समाधान की। देखिए, संप्रेषण के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। भाई, हम संप्रेषण करके, दूसरे के साथ विचार विमर्श करके, है ना, बातचीत करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम दूसरे से जान पाएंगे कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, है ना। फिर हम उन कारणों को ध्यान में रखते हुए उसको
सलाह देंगे कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोनों के बीच जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा संप्रेषण टीम वह कुंजी है जो सही रास्ता दिखाती है। अच्छा संप्रेषण जो होता है वो टीम की कुंजी होती है। अच्छे संप्रेषण का न होना सबसे बड़ी समस्या है। मान लीजिए आपके विचार नहीं मिलते हैं, मान लीजिए टीचर और प्रिंसिपल के बीच कभी विचार नहीं मिलते हैं, है ना, जो प्रिंसिपल कह रहा है वो टीचर के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो इनकी बातें समझ में नहीं आ रही। हम लोग कहते नहीं कई बार, यार ये क्या कह रहा है, मुझे तो इसकी बातें समझ में नहीं आती। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्पष्ट नहीं है ना, जो नेतृत्व को असमंजस में डाल देता है। कर्मचारी संतोष देखिए यहाँ पे उत्साहजन संप्रेषण, लोगों को उत्साह करने वाला जो संप्रेषण है वो संप्रेषण कौशल है, ये कर्मचारियों में सेटिस्फैक्शन लाता है, कर्मचारियों को संतोष देता है, सेटिस्फाई करता है। अच्छा संचार संप्रेषण कार्यस्थल के प्रति वफादारी की भावना को बढ़ावा देता है, यानी कि जो भी कार्यस्थल है उसके प्रति हमारी वफादारी है, हम जो है उस पर खरे उतरें, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अच्छे से निर्वहन करें, है ना, ये सब चीज़ें उसमें बिल्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके से टीम के निर्माण में संप्रेषण का बहुत महत्व है। अब हम समझते हैं स्वॉट विश्लेषण क्या होता है। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट विश्लेषण को समझेंगे, इसकी विशेषताओं को समझेंगे, आवश्यकता को समझेंगे और फिर मुझे लगता है यूनिट खत्म हो जाएगी। वेरी गुड। देखिए स्वॉट विश्लेषण क्या है, देखिए समझिए स्वॉट विश्लेषण है क्या। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, आइए समझते हैं स्वॉट एनालिसिस को। स्वॉट विश्लेषण 1960 के दशक में अल्बर्ट हम्फ्री द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है, यानी कि स्वॉट विश्लेषण जो शब्द है इसको अल्बर्ट हम्फ्री ने दिया था 1960 में। इसमें ताकत, कमजोरी यानी वीकनेस, अवसर अपॉर्चुनिटी और धमकियां शामिल होती हैं। ठीक है। स्वॉट का मतलब क्या है, अभी हम नीचे और इसको समझेंगे। किसी विद्यालय की ताकत, उस विद्यालय की कमजोरी, उस विद्यालय के अवसर और वहाँ पर धमकियाँ जानने के लिए और उनके अनुसार काम करने के लिए स्वॉट विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि आखिर इस विद्यालय की ताकत क्या है, इसमें कमजोरियाँ क्या हैं, इस विद्यालय को कौन कौन से अवसर मिले हैं, धमकियों की बात कहाँ की गई है। ये सब एनालिसिस के माध्यम से हम उसको समझ पाते हैं, इसीलिए इसको स्वॉट विश्लेषण कहा गया है। ओके, स्वॉट जो है वो 4 अलग अलग अक्षरों को जोड़ कर बनाया गया एक शब्द है। जो स्वॉट, S फॉर स्ट्रेंथ है, W फॉर वीकनेस है, कमजोरी है, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ है और T फॉर थ्रेट्स यानी खतरा है। तो यहाँ पे T फॉर धमकियाँ नहीं है, उस विद्यालय को खतरा कहाँ से है, उस विद्यालय को खतरा कहाँ से है ये जानने का प्रयास किया जाता है। T फॉर थ्रेट्स है, यहाँ पे थ्रेट्स मतलब धमकियाँ, यानी कि खतरा कहाँ से है उस विद्यालय को। ठीक है, आइए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मुख्य रूप से स्वॉट विश्लेषण हमारे अंदर की ताकत, कमजोरी, अवसरों और चुनौतियों को पहचानने में मदद करता है। आप चाहे किसी संस्था को ले लीजिए या आप किसी पर्सनल व्यक्ति को ले लीजिए। ओके, इसमें क्या होता है, स्वॉट का मतलब क्या है कि हम अपने अंदर की ताकत, हमारी ताकत क्या है। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, उसकी कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, उसको चुनौतियां कहाँ कहाँ फेस करनी पड़ती हैं, उसको पहचानने में मदद होती है। अगर हम किसी का स्वॉट विश्लेषण करते हैं तो हम कह सकते हैं यह एक शब्द नहीं बल्कि एक टेक्निक है जो कि हमारे अंदर उपरोक्त चारों स्तंभों का विश्लेषण करने में मदद करती है। स्वॉट विश्लेषण की सहायता से हम किसी भी व्यावसायिक अथवा शैक्षिक संस्थान के भविष्य का विश्लेषण कर सकते हैं। भाई अगर कोई व्यवसाय है, यदि आप उसका स्वॉट विश्लेषण करेंगे, इसका मतलब है आप उस व्यवसाय की ताकत को समझेंगे, आप उस की कमजोरी को समझेंगे, आप उसमें आने वाले अवसरों को जान पाएंगे, आप उसकी कमियों को जान पाएंगे, है ना, चुनौतियों को जान पाएंगे, या चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो। इसका मतलब है जब आप ये सब जान जाएंगे तो आप ये भी तो अंदाज़ा लगा लेंगे कि आखिर इसका भविष्य कहाँ तक है, इसका भविष्य उज्ज्वल है या फिर अंधकारमय है, ये भी तो आप पता लगा पाएंगे, है ना। स्वॉट विश्लेषण की कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए इनको समझते हैं। देखिएगा, और अभी जल्दी ही आपकी ये पूरा कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके शुरू हो जाएंगे और उन क्वेश्चन आंसर को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और नोट्स जिसने भी अभी तक नहीं लिए हैं वो फटाफट मैसेज करके दिए गए नंबर पे नोट्स ले लीजिए ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ, आगे आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा। स्वॉट विश्लेषण की विशेषताएँ, नंबर 1 तो इसके आधार पर
विद्यालयों में प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। किसका? इसके बेस पे विद्यालयों में प्रशासनिक सिद्धांत अपनाए जाते हैं। इसके आधार पर प्रशासक सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि विद्यालय प्रणाली की उप प्रणालियों में कहाँ और क्या कमी है और इसे फिर इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। जो प्रबंधक प्रणाली के दृष्टिकोण से संगठन में आने वाली समस्याओं को देखता है वह आसानी से समस्या समाधान के विकल्पों का पता लगा लेता है। प्रबंधक समस्या या विद्यालय पर डालने वाले प्रभावों यथा संस्थागत, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का विश्लेषण कर पाता है। यह एक नया दृष्टिकोण पैदा करता है कि प्रबंधक एक समग्र प्रणाली के कार्य कर पा रहा है। तो इस तरीके से इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। स्वॉट विश्लेषण की आवश्यकता क्या है? नीड ऑफ स्वॉट एनालिसिस समझते हैं। जैसे एक छात्र के रूप में सफल होने के लिए आपको एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रेटजी प्लान अपनाना होता है। क्या होता है? स्ट्रेटजी प्लान अपनाना होता है, एक रणनीति बनानी पड़ती है। उस रणनीति के आधार पर चल करके आप अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। रणनीतिक निर्णय लेते समय विचार करने के लिए अनेक कारक होते हैं। हम हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं जब हम रणनीति बना रहे होते हैं, स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। स्वॉट आंतरिक विश्लेषण है जिसमें अंदर का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इसकी सहायता से हम छात्रों की खूबियाँ, उनकी कमजोरियों, अवसरों, चुनौतियों के बारे में जान पाते हैं। तो स्वॉट विश्लेषण हम किसी भी संस्था का, किसी भी व्यवसाय का, छात्र का, किसी का भी कर सकते हैं। इस विश्लेषण में अध्यापक प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार करते हैं। हमें बच्चों के बारे में जो कुछ जानना है, हम उसके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं और फिर छात्रों को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर अध्यापक उनका मूल्यांकन करते हैं। जो भी आंसर्स उनके मिलते हैं उसका फिर हम मूल्यांकन करते हैं और ये जांच पाते हैं, समझ पाते हैं कि बच्चे में कहाँ कमी है। इस मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की खूबियाँ और कमियों के बारे में जाना जा सकता है। अध्यापक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हम अगर बच्चे की खूबियाँ जानना चाह रहे हैं तो हम बच्चे से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे? हम बच्चों से पूछ सकते हैं आपके अंदर कौन से कौशल और क्षमताएं हैं, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन से काम आप बहुत आसानी से और अच्छे से कर पाते हो। ओके, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आप किस व्यवसाय में इंटरेस्ट रखते हैं, आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका प्यारा सब्जेक्ट कौन सा है, किसको पढ़ने में मज़ा आता है, आप क्या बनना चाहते हो, आपके कौन से व्यक्तिगत गुण आपको सफलता दिलाएंगे, आपकी ताकत क्या है, आप किसी और से बेहतर क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ है जो दूसरों में नहीं है आपके अंदर है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे फिर बच्चे का जो आंसर मिलेगा उसके माध्यम से हम उसकी स्ट्रेंथ को जान पाएंगे। कमजोरियां अथवा अवगुण क्या है बच्चे के अंदर, आपके अंदर कौन कौन से नकारात्मक विचार हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जो है माइनस में ले जाती हैं, यानी कि निगेटिविटी की तरफ लेकर के जाती हैं। आपकी क्षमताओं में किस चीज़ की कमी है, जो भी आपकी क्षमता है उसमें कमी क्या है, आपको कौन से कौशल हासिल करने हैं, यानी कि आप कौन कौन सी स्किल्स सीखना चाहते हो, है ना। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छी तो लगती है, आप करना भी चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो बच्चा बताएगा कि मुझे ये सीखना है लेकिन मुझे आता नहीं है, ये स्किल मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी पढ़ाई में कमी आने के क्या कारण है, आपकी पढ़ाई में जो कमी आ रही है उसके पीछे रीजंस क्या हैं, किन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, क्या पीछे होते जा रहे हो, आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। इसके माध्यम से हम बच्चे की कमजोरी और उसके अवगुणों का पता लगा पाएंगे। जब हम अवसर से संबंधित क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम क्या पूछेंगे बच्चे से, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम क्यों पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम बच्चे का शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए पूछ रहे हैं, शॉर्ट विश्लेषण करने के लिए पूछ रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो आप अपने लिए कौन से अवसर उपलब्ध करवाना चाहते हो, यानी कि आपको कौन कौन से मौके मिलने चाहिए, कौन सी परिस्थितियां आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेंगी, कौन से लोग आपकी सहायता और सहयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अपॉर्चुनिटीज़ के से रिलेटेड हम पूछ सकते हैं। बाधाएं क्या हैं, खतरे क्या हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में अगर पूछना हो, आपको किन किन बाधाओं का सामना करना है, कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स आपके इस मार्ग में आएंगी,
कौन से विचार आपके विकास में बाधक हैं, आपका जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है, कौन कौन से विचार आपको परेशान करते हैं, कौन कौन से डरों ने आपको जकड़ा हुआ है, किन चीज़ों से आप डरते हैं, कौन से लोग आपकी शैक्षिक प्रगति में बाधा बन सकते हैं। ओके, उपरोक्त प्रश्नों की सहायता से अध्यापक छात्र का मूल्यांकन करता है और छात्र के उज्जवल भविष्य के लिए योजना तैयार करता है। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट विश्लेषण को भी ठीक तरीके से समझ लिया। प्यारे दोस्तों, अब जो क्लास नंबर 10 नंबर क्लास होगी उसमें हम यूनिट 3 की बात करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर स्कूल का अर्थ, स्कूल की परिभाषाएं, है ना, इसकी आवश्यकताएं, ये सब चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपसे कहना यही है कि वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए, और अगर कंटेंट पढ़ना हो तो आप हमें फटाफट से इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।